सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट के वक्फ को लेकर लेटेस्ट जजमेंट की। इसके साथ मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अभी तक वक्फ किस सिचुएशन तक पहुंची। 2013 में हम सबको मालूम है 2013 में वक्फ को ऑटोनोमस बॉडी बनाने की कोशिश की गई थी। कोशिश क्या की गई थी, बना दिया गया था। और उससे पहले बहुत सारी प्रॉपर्टियां वक्फों को दे दी गई थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस सरकार के जाते समय दिल्ली की 143 प्रॉपर्टियों के विषय में हमने देखा ही। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थीं वहाँ सभी प्रॉपर्टियाँ जो वक्फ के साथ वक्फ सरकार की संपत्तियाँ जो वक्फ ने क्लेम की थी वो सारी वक्फ को देने का प्रयास किया गया। हालांकि बाद में सरकारें एक्टिव हुई, लोग एक्टिव हुए, विश्व हिंदू परिषद की एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया और कहा कि सरकारी संपत्ति पर वक्फ नहीं हो सकती। इसके अलावा ये कहा गया था वंस वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ, और ये 2013 के संशोधनों में ये भी था कि वक्फ जिस पर हाथ रख देगी वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी और वक्फ जो आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मानना मजबूरी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केवल उसको एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अदालत कोई डिसीजन देती है और डीएम को देती है तो वो एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही वक्फ बोर्ड कोई डिसीजन देगा तो वो डिसीजन सर्वे करने के बाद वो डिसीजन वो अपना कन्वे कर देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य है और बहुत ज़्यादा हुआ तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चले जाइए और वक्फ ट्रिब्यूनल यानी कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन भी रोक दिया गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल में चले जाइए, वक्फ ट्रिब्यूनल का आदेश फाइनल होगा। इसके अलावा अगर आपको ऊपर जाना है तो हाई कोर्ट जाइए और हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति हाई कोर्ट अप्रोचेबल नहीं है और ट्रिब्यूनल भी अप्रोचेबल नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी जो जजेस हैं वो किस एक पार्टिकुलर बिरादरी के होते हैं आपको मालूम है और उनके लिए कानून प्रथम या उनका संप्रदाय प्रथम, ये हम सबको मालूम है, कहीं छुपा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर जिंदल शॉ का जो जजमेंट दिया था उस जजमेंट में कह दिया था कि पहले तो ये बताना पड़ेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी आई कहाँ से। अगर वक्फ किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई है, सेक्शन 2 वक्फ एक्ट में नहीं आती है, कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनाई गई है, उसको दान नहीं किया गया है, लिखने वाले ने की ओनरशिप नहीं थी, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को डेडिकेट नहीं किया गया था, तो अपने आप वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख देगी और ये कह देगी ये मेरी है, ऐसा नहीं है। कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और वक्फ कह देगा कि ये मेरा है, ऐसा नहीं है। वक्फ को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है, प्रॉपर्टी आई कहाँ से। फिर हम सबको मालूम है अभी रमज़ान का समय चल रहा था, ईद से 1-2 दिन पहले ही और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आ गया। उस जजमेंट में और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि प्रॉपर्टी किसी के नाम दर्ज हो, मतलब प्रॉपर्टी वक्फ के नाम भी दर्ज हो और एडवर्स पोजीशन किसी का 12 वर्ष या उससे ऊपर है और उस एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसकी ओनरशिप क्लेम हो जाएगी, लिमिटेशन एक्ट लगाकर डिस्पोज कर दिया। और ये कहा कि वक्फ एक्ट में कुछ भी लिखा हो लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो प्रिवेल करता है बाकी कानूनों पर, और अगर 12 वर्ष किसी का लगातार एडवर्स पोजीशन कब्जा है और उस कब्जे पर किसी ने क्लेम नहीं, मतलब वक्फ उस पर डिस्प्यूट पहले खड़ा नहीं कर पाया, जैसे वक्फ का नोटिस चल रहा हो, वक्फ का केस चल रहा हो, और या फिर वो प्रॉपर्टी और जो पोजीशन है वो किसी फिड्यूशियरी रिलेशन की वजह से है, जैसे आप पहले से लेसी थे, किराएदार थे, या फिर आप वाकिफ थे, या आप वक्फ मतलब मुतवल्ली थे। अगर आपका वक्फ के साथ कोई भी वक्फ मतलब मुतवल्ली के साथ या वक्फ के साथ कोई फिड्यूशियरी रिलेशन है तो फिर वो प्रॉपर्टी आपका एडवर्स पोजीशन 100 साल में रहने के बाद भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजीशन है और आपका कोई फिड्यूशियरी रिलेशन वक्फ के साथ नहीं है तो फिर 12 वर्ष का कब्जा फार्मूला उस पर लागू होता है और वो संपत्ति आपकी हो जाएगी, उस पर वक्फ क्लेम नहीं कर सकता। ये दूसरी स्टेज थी। तीसरी स्टेज आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तीसरी स्टेज की एक समस्या है कि सेक्शन 52 कैपिटल ए, ये जो 52 कैपिटल है वक्फ एक्ट 2013 से जोड़ा गया वक्फ एक्ट में, और उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति ने ली है और वो प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ की बिना अनुमति के अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है तो उस पर 2 साल की सज़ा के प्रावधान है और क्रिमिनल केस चलेगा।
मतलब ये हुआ कि सेक्शन 52 ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति किसी ने इनक्रोच करके रखी है, कोई प्रॉपर्टी उसने कब्जा किया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी उसको दी गई है, कोई प्रॉपर्टी उसने परचेज की है, भले ही वक्फ के वाकिफ़ों से की हो या फिर मुतवल्ली से की हो, और वक्फ ने यानी कि सीईओ जो वक्फ का होता है, वक्फ के सीईओ ने उस पर डिसीजन नहीं दिया है या उसकी अनुमति नहीं ली गई है या सहमति नहीं ली गई है, तो फिर ऐसा ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा और ऐसा ट्रांसफ़र लेने वाले को 2 साल की सज़ा मिलेगी और वो क्रिमिनल केस उस पर सीआरपीसी के तहत चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही एक केस का हवाला आया और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया उसका मैं थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ। 1916 में कोई प्रॉपर्टी लीज की गई, लेसर ने लीज की, लेसी के पास है। 1916 में प्रॉपर्टी जब लीज की गई तब से दोनों का रिलेशन चल रहा है, वो किराया दे रहे हैं, वो किराया ले रहे हैं। 1951 में जो ओनर था वो जो किराया ले रहा था या किसी ने उस पर वक्फ बना दी, मतलब 1951 में उस पर वक्फ बन गई। अब 1951 की वक्फ चल रही थी, तो एक तरफ तो जो लेसर था यानी कि लीज करने वाले लोग थे, उनके साथ इंटरप्लीटर सूट चल रहा था। जो लेसी है उसने इंटरप्लीटर सूट फाइल करके रखा था। इंटरप्लीटर मैं बता दूं, जब 2 क्लेमेंट होते हैं कि भाई मैं मालिक हूं या मैं मालिक हूं, तो फिर जो किराएदार रहता है, जो लेसी रहता है, वो उस पर कोर्ट में केस करता है और कहता है साहब हमें ये डिसाइड कर दीजिए कि इनमें से कौन से वाले को हम पैसा दें। इस मीन टाइम में जिस समय ये डिसाइड होना बाकी होता है कि इसका असली ओनर कौन है, तब तक कोर्ट में वो पैसा जमा हो जाता है। इस सूट को इंटरप्लीटर सूट कहते हैं, जब अपने को समझ नहीं आता कि आखिर रिस्पोंडेंट कौन होना चाहिए, किसको देना है, ये बात सामने आई, तो उस पर इंटरप्लीटर सूट चल रहा था। एक केस उसमें एक और चल रहा था कि वो असल में वक्फ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या फिर वो प्राइवेट ट्रस्ट है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी थी, जो लेसर था जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसने ट्रस्ट कर रखी थी और ट्रस्ट पर ये लोग बैठे हुए हैं, या फिर ये जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर बैठे हुए हैं, या फिर ये वक्फ है उस पर बैठे हुए हैं। ये केस चल रहा था। 2013 के संशोधन के बाद जब वक्फ के पास ये पावर आ गई सेक्शन 52 कैपिटल ए में कि वो क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, तो वक्फ ने क्या किया कि एक पैरेलल केस जो इविक्शन का चल रहा था वो तो चल ही रहा था, खाली करवाने का, कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी आप खाली करिए और वक्फ को कभी भी खाली करवाने का अधिकार है 2013 के एक्ट के अनुसार। इसके साथ उसने सीजेएम की अदालत में क्रिमिनल केस फाइल कर दिया सीआरपीसी का, और क्रिमिनल केस फाइल करके ये कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, और ये कॉग्निजेबल मुकदमा बना, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और 2 साल की सजा। तो ये केस कोर्ट में चला गया। कोर्ट में सीजेएम ने उस पर संज्ञान ले लिया क्योंकि 52 कैपिटल ए चलता है। मामला बढ़ते बढ़ते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चला आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या ये थी कि जब वक्फ एक्ट बना नहीं था तब की ये लीज है, मतलब वक्फ एक्ट बना ही नहीं था, वक्फ एक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं था। 1951 में किसी ने वक्फ बनाई ऐसा कहता है, 1954 का एक्ट लगता है। वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 वाला यहाँ लगता नहीं, ऐसा मैं उस बहुत अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ कुल मिलाकर सिचुएशन ये है। तो जब वक्फ एक्ट 1954 बना नहीं था, वक्फ एक्ट 1995 बना नहीं था, उससे पहले की ये लीज है 1916 की, 1916 की ये लीज है, और 1951 में कहते हैं कि वक्फ बना दी गई। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये जो आज़ादी के पहले 1900 मैं मानकर चलूँ 1942-43 के बाद, क्योंकि 1941 में ये तय हो गया था कि भारत स्वतंत्र होगा, और भारत नहीं केवल संसार के सारे कंट्री स्वतंत्र होंगे, ये यूएनओ ने तय कर लिया था। 1942 में या उसी समय पर इन लोगों को ये एहसास हो गया था कि बेसिकली पाकिस्तान अलग हो जाएगा, देश का बंटवारा ये करवा लेंगे, इसलिए जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन शुरू कर दिया था। उस समय जो लोगों के दिमाग में आया कि पाकिस्तान बना लेंगे, जाएंगे वहाँ, तो उन लोगों ने यहाँ पर वक्फे बनानी शुरू कर दी थी। या फिर 47 में जो लोग चले गए वो बाद में वक्फे बना गए, जबकि प्रॉपर्टी वो उनकी है नहीं। और वक्फ बोर्ड ने ये लंबा खेल खेला कि जो लोग भी पाकिस्तान गए या जो भी आशंका उनको लगी, उसके आधार पर उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपने पास चढ़ा ली कि भाई ये वक्फ है, और कोई फर्जी डीड लगा दी कि भाई ये वक्फ है, क्योंकि आदमी तो मर चुका है, आदमी पाकिस्तान जा चुका है, आदमी बांग्लादेश जा चुका है, तो कौन कैसे वेरीफाई होगा कि उन्होंने बनाई कि नहीं बनाई। वक्फ ने अपने यहाँ चढ़ा ली और एक डीड बताती कि मेरे पास एक डीड लगी हुई है जो वक्फ बता रही है। ये प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसी ही है। और 2013 में
केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको पावर दे दी और ऑटोनॉमस बना दिया। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया कि जो वक्फ एक्ट आने से पहले, यानी कि 2013 के संशोधन के आने से पहले जो हो चुका था, क्या वो उस पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव के साथ, क्या क्रिमिनल केस हो सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सवाल का जो 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 डिफेंस हुआ, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि किसी भी क्रिमिनल एक्ट का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि ये जो वो है, जिस दिन वो कानून बना उससे पहले अगर कोई कृत्य हो चुका है तो वो क्राइम नहीं है। अब ये 1916 की लीज है, वक्फी अगर माने तो 1951 की वक्फ है, और ये संशोधन आया 2013 में। तो 2013 से पहले अगर प्रॉपर्टी ले ली गई थी, 2013 से पहले कुछ भी हुआ है वक्फ के साथ, और 2013 का संशोधन कुछ भी कह रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्ट में रिट्रोस्पेक्टिव पावर दे रखी थी, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, पीछे वाले केसेस पर भी लागू हो जाएगा जो पहले हो चुका है। तो पूरा देश संशय में आ गया था कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, वक्फ से खरीदी, वक्फ से लीज करवाई, वक्फ जिस पर गलत तरीके से वक्फ क्लेम कर रही है, वो सब फंस जाएंगे, क्योंकि अब तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल होगा। और हमारे यहाँ सिविल केस के साथ क्रिमिनल केस अगर फाइल हो जाए तो आधा हतोत्साहित वैसे ही हो जाता है, क्योंकि जेल में जैसे बंद होगा, और कॉग्निजेबल केस है, नॉन अवेलेबल केस है, तो जेल में बंद होकर रहना पड़ेगा, तो खुद ही छोड़ छाड़ कर भाग जाएगा। तो ये पावर इसीलिए दी गई थी कि क्रिमिनल केस फाइल करके जो लोग भी किसी प्रॉपर्टी पर काबिज हैं और उस प्रॉपर्टी पर जो ये क्लेम कर दिया जाए, वक्फ क्लेम कर देगा, तो वक्फ एक तरफ तो इविक्शन डालेगा, यानी कि खाली करवाने का मुकदमा डालेगा सिविल का, और दूसरी तरफ एक क्रिमिनल केस डालेगा। दोनों जब डाल देंगे तो अपने आप अगर कोई बैठा हुआ है तो वह भागना शुरू कर देगा, जेल जाएगा तो भागेगा। इसलिए पावर दी गई थी। उस पावर का मिसयूज भी इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। पूरे देश में इस तरह की प्रॉपर्टियां जो उन्होंने क्लेम की, उन पर सिविल केस के साथ क्रिमिनल केस भी डाल दिया। सिविल केस चल रहा है, मालूम पड़ा 60 से 70 से 80 से 90 से 2000 से 2005 10 से 2013 में पावर आ गई तो उस पर एक क्रिमिनल केस डाल दिया कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इस पर खाली करवाया जा सकता है और व्यक्ति को 2 साल जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि कानून पास होने से पहले कि कृत्य की कोई सजा नहीं दी जा सकती या उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता, तो फिर यहां पर जो सेक्शन 52 कैपिटल ए दे रखा है, ये 2013 के बाद की संपत्तियों पर लागू होगा, 2013 से पहले की किसी संपत्ति पर लागू नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि 2013 से पहले अगर कोई संपत्ति ले ली गई थी, 2013 से पहले की संपत्ति है और वो वक्फ थी, नहीं थी, है कि नहीं है, वो सिविल कोर्ट में केस चलेगा, लेकिन क्रिमिनल केस कोई भी फाइल नहीं हो सकता और इसका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। अब अगर केस फाइल करना तो उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन 2013 के बाद हुआ। 2013 से पहले की अगर कोई संपत्ति है, वो आप इंक्रोचमेंट की कैटेगरी में लाएं, आप उसको एक्विजिशन की कैटेगरी में लाएं, आप उसको वक्फ की कैटेगरी में लाएं, उसको इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल ट्रांसफर, जो भी आप उस कैटेगरी को लेकर आते हैं, उसमें क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 52 कैपिटल ए वक्फ एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर दिया और उन्होंने कहा इसके लिए 2013 के बाद का ट्रांजैक्शन चाहिए। 2013 से पहले के किसी भी ट्रांजैक्शन में आप क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते, और क्रिमिनल केस अगर कोई फाइल्ड है तो वो अब वॉइड होंगे, यानी कि जो हजारों लाखों केस इन्होंने फाइल करके रखे होंगे वो सब अब शून्य होंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, ये वक्फ का जो अत्याचार था उसका एक और विकेट गिराने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।